अर्थ लास्ट डेज द इन्वेजन। अध्याय 61 साक्ष्यों का प्रदर्शन। समूह सुरंगों से बाहर निकला और इंतजार कर रही शटल की ओर बढ़ा। सभी लोग रास के साथी को सुरक्षात्मक मुद्रा में घेर लिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ देखा और सीखा था उससे वे सदमे में थे। उन्हें नहीं पता था कि जब पायलट या को-पायलट उस महिला को शटल के पास आते देखेंगे तो वे क्या करेंगे। उन सभी ने मानसिक रूप से टकराव के लिए खुद को तैयार कर लिया था। पायलट बेडोर पर आया और उन्हें पास आते हुए देखने लगा। उसकी निगाहें निकी नाम की उस लड़की पर टिक गईं। तुम एक मानव कैदी को लाए हो, उसने मन ही मन सोचा। नहीं, वह कैदी नहीं है, वह रास्क की साथी है, एक आदमी ने कहा। निकी का बचाव करते हुए रास्क और वैन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। पायलट की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके शरीर तनावग्रस्त हो गए। निकी की जान बचाने की तैयारी में जुट गए। पायलट ने घृणा भरी निगाहों से लड़की को देखा। यह सब नकली है। ये लोग नाटक कर रहे हैं। काउंसिल लीडर तोश ने हमें बताया था कि यह सब झूठ है। वही आदमी फिर बोला, सुरंग में ज़ॉम्बी थे। हमने खुद देखा। हमने यह भी देखा कि कैसे उसे और रास को एहसास हुआ कि वह उसकी साथी है। वे इसे नकार नहीं सकते थे। यह स्पष्ट था। अगर आप मरे हुए ज़ॉम्बी देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देंगे ताकि आप खुद देख सकें कि वे असली हैं। पायलट का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे दिखाओ, उसने मांग की। उसे खुद देखना था। पायलट के पीछे से को-पायलट आया। मैं भी देखना चाहता हूं। वे उन्हें सुरंगों में ले गए और उन्हें निकी द्वारा मारे गए 2 ज़ॉम्बी के शव दिखाए। सुरंग में आगे और भी ज़ॉम्बी के शव हैं। क्या आपको उन्हें भी देखना है? उस आदमी ने पायलट और सह पायलट से पूछा। उनके चेहरे पीले पड़ गए और दोनों ने सिर हिला दिया। वे काफी कुछ देख चुके थे। सिर्फ एक शव ही यह साबित करने के लिए काफी था कि ज़ॉम्बी की कहानी झूठ नहीं है। रास्क और वैन निकी के बीच में खड़े थे। चारों में से 3 उसके चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से खड़े रहे। केवल वही एक व्यक्ति था जिसने उसे सुरक्षा नहीं दी, जो उन्हें ज़ॉम्बी शव दिखाने के लिए आगे चल रहा था। पायलट और को-पायलट ने रास्क और निकी की ओर देखा। परिषद के नेता तोश ने कहा था कि यह सब झूठ है। वह हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? पायलट ने पूछा। वैन ने कहा, तोश को यह बात पसंद नहीं है कि हम बचे हुए इंसानों के साथ घुल मिल रहे हैं। उसने सुरंगों में छिपे सभी जोड़े को मारने की कोशिश में सुरंगों को जला दिया था। उस समय वहां मौजूद सभी महिलाएं गर्भवती थीं। फ्लीट कमांडर वोरिक की मानव साथी भी गर्भवती थी। रूमे ने बताया कि वह जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। हम उसे शहर में नहीं ले जा सकते, कोई न कोई उसे देख लेगा, सह पायलट ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें चौड़ी हो गई थीं। हमें ऐसा करना ही होगा। उसके लिए जाने के लिए कोई और सुरक्षित जगह नहीं है, वैन ने तर्क दिया। इसके अलावा उसकी बहन भी वहीं है। क्या गुंबद में इंसान हैं? पायलट ने सवाल किया। नहीं। तोश की सभी विवाहित जोड़ियों को मारने की कोशिश नाकाम रही। वे अभी भी छिपे हुए शहर में हैं। हमें बस यह नहीं पता कि वह कहाँ है। यह योजना का हिस्सा था। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है, ताकि हम किसी को भी ट्रुथ सीरम के असर में बता न सकें, वैन ने उनसे कहा। हमें यह भी नहीं पता कि किसे पता है कि वह कहाँ है। तो वे सब जीवित हैं? पायलट ने पूछा। हाँ। क्या आप में से कोई तोश को या किसी और को यह बताने वाला है? जहां तक सबको पता है, जब परिषद के नेता तोश ने सुरंग प्रणाली को रासायनिक रूप से नष्ट करने का आदेश दिया था, तब उन्होंने इसे जलाकर राख कर दिया था, वैन ने कहा। जहां तक सबको पता है, वे सब मर चुके हैं। हमें इसे ऐसे ही रखना होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पायलट ने कहा। जो कुछ उसने अभी अभी सुना था, उससे उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ गया था। मैं भी नहीं जाऊंगा, सह पायलट ने कहा। अगर मेरी मुलाकात मेरी साथी से हुई, तो मैं चाहूंगा कि वह भी सुरक्षित रहे। शायद वही उसके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह हो। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। वैन ने उन सभी आदमियों को गौर से देखा। यह तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक किसी को इसके बारे में पता न चले। गुंबद में बहुत सारे जासूस हैं, इसलिए आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। चारों व्यक्ति, सह पायलट और पायलट सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वैन उन आदमियों को देखता रहा जो सुरंगों से होते हुए शटल की ओर वापस जा रहे थे। उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि उनमें से कोई भी फ्लीट कमांडर वोरिक के प्रति वफादारी दिखाने के लिए उनकी पोल खोलेगा, न कि तोश के प्रति। उसे यह भी कोई सबूत नहीं मिला कि वे रास की साथी के बारे में कुछ कहेंगे, और न ही उस छिपे हुए शहर के बारे में जो अभी भी सुरक्षित था और गर्भवती मादाओं सहित कई विवाहित जोड़ों से भरा हुआ था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग किसी को न बताने पर सहमत प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वह केवल यही आशा कर सकता था कि वास्तव में कोई कुछ नहीं कहेगा। वे सभी शटल में वापस चढ़ गए। रास्क ने अपनी नई साथी को अपने साथ खींच लिया, उसे अपनी गोद में बिठाया और बाकी लोगों के देखते हुए उसे धीरे से सहलाने लगा। अतिरिक्त सीटें नहीं थीं, इसलिए रास्क के पास उसे वहीं बिठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कोई विरोध नहीं किया। वह स्थिति से संतुष्ट प्रतीत हो रही थी। वैन ने देखा कि उसका दोस्त अपनी साथी को प्यार से सहला रहा था और वह भी उससे और करीब आकर उसे अच्छा लग रहा था।
उसने यह भी देखा कि पायलट और सेपायलट उनकी ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में अपने साथी को पाने की उम्मीद थी। जब रास्क और निकी पहली बार मिले थे, तब बाकी चारों के चेहरे पर भी वही भाव थे। वैन भी यही चाहता था। वह अपना साथी ढूंढना चाहता था। अगर संभव हो तो उसे बाकी बचे सभी इंसानों को सुरक्षित रखना था। ऐसा लगता था मानो उन सभी का जोड़ा उसी की प्रजाति के किसी सदस्य से बनना तय था। उसे उम्मीद थी कि उसकी साथी कहीं न कहीं मौजूद होगी। उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं वह न हो। उसके लोगों ने ग्रह की अधिकांश आबादी को नष्ट कर दिया था। संभव है कि वह पहले ही मर चुकी हो। यह सोचकर उसे डर लग रहा था। उन्हें जिन जीवित बचे लोगों के बारे में पता था, वे केवल वे लोग थे जिन्होंने जमीन के नीचे या सुरंगों और गुफाओं में शरण ली थी, जिन्हें सेंसर पकड़ नहीं पा रहे थे। शटल सुचारू रूप से प्लाज्मा गुंबद की ओर उड़ती रही। जब वह वहां पहुंची, तो पायलट ने उसे खोलने का आदेश दिया ताकि वे उतर सकें। जमीन पर उतरने के बाद शटल ने अपने सामान्य क्रम का पालन किया और फिर शटल बे के दरवाजे खुले। वे सभी खामोशी से इंतजार कर रहे थे। जिस क्षण वे शटल से बाहर निकलते, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। वैन के नेतृत्व में वे रैंप से नीचे उतरे, एक साथ मिलकर एक समूह बनाया और निकी को अपने बीच में रखा, इस उम्मीद में कि किसी को पता न चले कि उनके साथ एक लड़की है। उनमें से किसी को नहीं पता था कि परिषद नेता तोष के लिए कौन जासूसी कर रहा था। उन्हें पता था कि कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कौन और कितने लोग थे। हम कहाँ जा रहे हैं? पायलट ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें उसे पूरे रास्ते सुरक्षित रखना होगा। मैं अभी उसे घर ले जा रहा हूं, रास्क ने कहा और अपने घर की ओर बढ़ने लगा। निकी उसके पीछे पीछे चल रही थी। पैदल मार्ग के उस पार फ्लीट कमांडर वोरिक और पायलट मेरिक उनकी ओर बढ़ रहे थे। वैन ने गौर किया कि उनके पास आने से पहले उन्होंने इलाके का जायजा लिया था। कमांडर वोरिक समूह के सामने खड़े होकर वैन और रास्क को, फिर पूरे समूह को घूर रहे थे। भीड़ के बीच से देखते हुए उन्होंने लड़की पर नजर डाली। उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें गुंबद में किसी इंसान को लाए जाने की उम्मीद नहीं थी। गलत व्यक्ति के देखने से पहले आपको उसे सुरंगों तक ले जाना होगा। मेरिक ने अप्रत्याशित काम किया। उसने एक संचार लिंक निकाला और जेमी को फोन किया। जेमी, एक लड़की सुरंग में जा रही है। हमें आंखों पर पट्टी बांधने वाले और एक अंगरक्षक की जरूरत है। जेमी की आवाज वापस आई। कितनी पट्टियां आंखों पर बांधनी है? मेरिक ने समूह की ओर देखा। वहां नीचे कौन जा रहा है? उसने पूछा, फिर लड़की को ध्यान से देखा। ये मेरी सहेली जैसी क्यों दिखती है? तुम्हारी साथी का नाम एलिघा है। ये उसकी बहन निकी है, वैन ने उनकी ओर से कहा। मैं यही रुकता हूं। तुम रास्क, निकी, कमांडर वोरिक और खुद को साथ ले जाओ, वैन ने उससे कहा। हमें 4 आंखों पर पट्टी चाहिए, मेरिक ने अपने संचार लिंक पर कहा। ठीक है, जेमी की आवाज वापस आई। पायलट, सेपायलट और चारों आदमी फ्लीट कमांडर वोरिक की ओर देखने लगे। वही व्यक्ति, जो हमेशा उनकी ओर से बोलता हुआ प्रतीत होता था, वोरिक से बोला, मुझे लगता है कि मैं हम सबकी ओर से बोल सकता हूं। मुझे खेद है कि मैंने काउंसिल लीडर तोष की बात पर विश्वास किया कि ज़ॉम्बी और मीटिंग बॉन्ड झूठे थे। आज हमने जो देखा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह सब सच था, उसने कहा। सभी आदमियों ने फ्लीट कमांडर के प्रति सम्मान का भाव दिखाया। हम सुरंगों में बसे शहर के बारे में और आज मिले उस इंसान के बारे में बात नहीं करेंगे। फ्लीट कमांडर वोरिक ने उन्हें कुछ देर तक देखा। धन्यवाद। आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप भाग्यशाली रहे और आपको अपना साथी मिल गया, तो उन्हें भी नीचे जाना होगा। अभी उनके लिए वहां सुरक्षित नहीं है। वे सब सहमति में सिर हिलाए। जी हाँ, महोदय, वे सब एक साथ बोले। अध्याय 62, सिस्टर्स यूनाइटेड। रास्क, निकी, मेरिक और वोरिक अपने अंगरक्षकों के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें सुरंग के प्रवेश द्वार के अंदर स्थित छिपे हुए शहर तक ले जा सकें। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा साथी मिल गया, कमांडर वोरिक ने रास्क से कहा। रास्क ने अपनी साथी को और करीब खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं भी ऐसा ही हूं। जेमी, शेडिक, जैक, जेंट और जो उनकी ओर बढ़े। उनकी निगाहें रास्क के बगल में खड़ी लड़की पर टिक गईं। जेमी मुस्कुराई। अब मुझे समझ आया कि ये जानी पहचानी क्यों लग रही है, फिर उसने मेरिक की ओर देखा। तुम्हारी साथी एलिघा वॉकर है। वो प्रतियोगिता और हथियारों की लड़ाई में अपनी कुशलता के लिए मशहूर है, फिर रास्क की साथी की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम निकी वॉकर हो। तुम अपनी बहन से 1 साल बड़ी हो। निकी ने जेमी की तरफ देखा। हाँ, मैं हूं, और तुम उसे पहचान नहीं पाए? अगर तुम इस सब गड़बड़ के शुरू होने से पहले उसके बारे में जानते थे, तो यह स्पष्ट है, उसने उससे सवाल किया। जेमी मुस्कुराई। तुम्हारी बहन चुपचाप रहती है। अब जब मुझे पता चल गया है कि वह कौन है, तो मुझे लगता है कि वह अपनी असलियत छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। वह शर्मीली लगती है। मुझे लगता है कि वह बस यही कोशिश कर रही है कि कोई उसके इतना करीब न आ सके कि उसे पहचान सके। निकी ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद। सभी की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद रास्क ने निकी को गोद में उठाया और उसे तथा अन्य लोगों को एक नकली रास्ते से ले जाकर छिपे हुए शहर तक पहुंचाया। अंदर पहुंचकर और दरवाजा बंद होते ही उन्होंने आंखों से पट्टियां हटा दी।
अपने साथी को देखते ही एलिस चीख पड़ी और वो रिक की ओर दौड़ पड़ी। निकी ने कमरे में नजर घुमाई, अपनी बहन को ढूंढा और जानबूझकर उसके पास चली गई। एलिघा ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। निकी, तुम यहां कैसे आई? उसने पूछा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे बोलना नहीं चाहिए था। उसका राज खुल गया था। एलिया अपनी चारपाई से उठी और दोनों बहनें गले मिल गईं। मेरिक और रास्क ने बहनों की इस बातचीत को उत्सुकता से देखा। मेरिक की साथी का व्यवहार अपनी बहन को देखकर पूरी तरह बदल गया था। वह बिल्कुल भी डरपोक या संकोची नहीं लग रही थी। मेरिक और रास्क ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों बहनों के पास चले गए। अचानक निकी ने मेरिक की ओर मुड़कर पूछा, मेरी बहन की जान बचाने वाला वह डॉक्टर कहाँ है? उनके पीछे चिकित्सक कॉल चलकर आए। वह एलिघा की दोबारा जांच करने आ रहे थे। हाँ, उसने किया, मेरिक ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा और उस चिकित्सक की ओर इशारा किया जो उसका स्कैन करने की तैयारी कर रहा था। उसका नाम मेडिक कॉल है और उसे तुम्हारा भी स्कैन करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हें कोई ऐसी चोट या बीमारी तो नहीं है जो दिखाई न दे रही हो। निकी ने डॉक्टर को अपनी और अपनी बहन की जांच करने की अनुमति दी, जबकि वह कॉल पर कड़ी नजर रख रही थी। आप दोनों बेहद स्वस्थ हैं, चिकित्सक कॉल ने कहा। निकी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, यह शाकाहारी भोजन है। चिकित्सक कॉल सबके देखते ही हंस पड़े। निकी बहुत ही मिलनसार थी और उसमें व्यंग्य की झलक साफ दिखती थी। निकी ने अपनी बहन की तरफ देखा। तुम ज़ॉम्बी कैसे बन गईं? उसने उससे पूछा। एलिया ने आंखें घुमाईं। तुम खुद एक छोटी सी जगह में एक साथ लगभग 30 ज़ॉम्बी से लड़कर देखो और फिर देखना कि तुम कैसे बच पाते हो। उसके लहजे में व्यंग्य साफ झलक रहा था। मैंने बहुत कुछ किया, सच में। कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, निकी ने उससे कहा। उसके हाथ कमर पर थे। एक खरोंच तक नहीं आई। उसने अपने हाथों को शरीर पर फेरते हुए और अपनी बात पर जोर देने के लिए चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। बेशक, अब जब मुझे पता है कि ज़ॉम्बीज़ को ठीक किया जा सकता है, तो मुझे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने का थोड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे भी, एलिघा ने उससे कहा। मेरिक और रास्क ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने साथियों की ओर मुड़े। दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे, लंबे काले बाल, चमकीली पन्ना जैसी हरी आंखें और गठीला शरीर। इतनी लड़ाई के बाद उनका गठीला होना स्वाभाविक था। आक्रमण से पहले मिले प्रशिक्षण के कारण दोनों हथियारों से लड़ने में बेहद कुशल थे। अब उन्हें पता चल गया था कि एलिघा हथियारों से लड़ने में माहिर थी और रास्क ने निकी के कौशल को देखा। जेमी दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, तो तुम दोनों में से बेहतर फाइटर कौन है? मुझे पता है कि एलिघा पहले प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बेहतर फाइटर है। लेरा ने जेमी को लड़कियों से बात करते सुना। वह तुरंत उनके पास आई। उसे जेमी का बहनों से बात करने का तरीका खास पसंद नहीं आया। वह कुछ ज्यादा ही खुशमिजाज था। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। मुझे जिज्ञासा है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेरा ने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज में ईर्ष्या झलक रही थी। जेमी ने लेरा के कंधे पर हाथ रखा, उसके गाल पर चुंबन किया और मुस्कुराता रहा। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि एलिघा हथियारों की विश्वस्तरीय माहिर है और अगर उसकी बहन भी उतनी ही कुशल है तो हमारे पास दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयां होंगी जो शहर की रक्षा में हमारी मदद करेंगी, अगर पार्षद तोश अपने आदमियों को हम सबको मारने के लिए यहां भेजता है। एलिया ने आंखें घुमाईं। यह प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में किसी को मारा नहीं जाता, उसने व्यंग्य से कहा। यह उम्र का भी मामला है। मैं अपने आयु वर्ग में हथियारों की माहिर हूं। वैसे भी मेरी बहन मुझसे कहीं बेहतर है, उसने कभी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। निकी ने अपनी बहन को घूर कर देखा। कम से कम मैं कभी ज़ोंबी तो नहीं बनी, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। कैरी जोर से हंस पड़ी। तुम लोग बहुत मजेदार हो। मेरा जुड़वा भाई और मैं भी ऐसे ही झगड़ते थे। कम से कम ये सब बकवास शुरू होने से पहले तो हम ऐसे ही झगड़ते थे। मुझे इसकी बहुत याद आती है। निकी ने कॉल की ओर मुड़कर पूछा, तो आपने मेरी बहन को ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें 1-2 ज़ॉम्बी मिल जाएं, तो क्या आप उन्हें भी ठीक कर सकते हैं? कॉल ने जवाब दिया, अगर आप ज़ॉम्बी को ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉल ने कहा, समस्या यह है कि उन्हें बिना खुद संक्रमित हुए हिरासत में कैसे लिया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। एलिया ने अपनी बहन की तरफ देखा। क्या तुम्हारे मन में कोई खास तरह के ज़ॉम्बी हैं? निकी ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, बस कोई भी जिसकी हम मदद कर सकते हैं। अब ज्यादा इंसान बचे नहीं हैं। इससे शायद कुछ लोगों की जान वापस आ सके। शेलिया फलों से भरा एक बड़ा कटोरा लेकर आई। मैं शेलिया हूं, क्या यह मान लेना सुरक्षित है कि तुम भी मांस नहीं खाती हो? उसने बड़ा कटोरा निकी को देते हुए पूछा। हाँ, ऐसा ही है। धन्यवाद, निकी ने उस परदेसी महिला से कहा। मेरिक एलिघा के पास गया, ठीक उसी समय रास्क निकी के पास गया। अगर तुम ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर ठीक करना चाहते हो, तो मैं मदद करूंगा, मेरिक ने उनसे कहा। रास्क ने बस सिर हिलाकर अपना समर्थन जताया। निकी मेडिक कॉल को घूर रही थी।
क्या हम किसी तरह का बेहोश करने वाला तीर बना सकते हैं? हम उन्हें इससे मार सकते हैं, उन्हें बेहोश कर सकते हैं, फिर जब तक सुरक्षित हो उन्हें बांध सकते हैं। फिर एक बार बंध जाने के बाद आप उनका इलाज कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि बेहोश करने वाली दवाएं ज़ॉम्बी पर काम करती हैं या नहीं, कॉल ने कहा। निकी ने आंखें घुमाईं। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि कोशिश किए बिना कभी पता नहीं चलेगा? खैर, मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। एलेगा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। चलो कोशिश करते हैं। मैं यहां नीचे नहीं रुकूंगी, निकी ने अचानक कहा। सब लोग चुप हो गए और उसकी ओर देखने लगे। मैं यहां छिप नहीं रही हूं, उसने दोहराया। जेनी ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम गुंबद वाले शहर में आजादी से घूमोगी और जो भी हमें मारना चाहता है उसे तुम्हें मारने की कोशिश करने दोगी? अगर वो यहां नहीं रुक रही है तो मैं भी नहीं रुकूंगी, एलिया ने कहा। फिर वो मेरिक की तरफ मुड़ी। तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें क्या चाहिए? बातचीत का रुख अचानक बदलते देख वोरिक एलिस को कसकर पकड़े हुए समूह के पास गया। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। इससे यहां मौजूद सभी लोग, साथ ही तुम्हारा साथी और सुरंग के प्रवेश द्वार के पास रहने वाले अन्य लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे, जो इस शहर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। निकी ने बाहें मोड़ लीं और फ्लीट कमांडर को घूरते हुए बोली, मुझे लगता है कि अगर हम शहर में घुसेंगे तो आपके काउंसिल लीडर बाहर आ जाएंगे। अगर वह बाहर आते हैं तो हम उन्हें हमसे आमने सामने होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सबको पता चल जाएगा कि वह सबसे झूठ बोल रहे हैं। शुरुआत में शायद हालात बिगड़े, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। एलेगा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मैं जानती हूं तुम क्या चाहती हो। तुम उसे चुनौती देना चाहती हो, है ना? उसने अपनी बहन से पूछा। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूं कि जब सबको पता चल जाए कि वो झूठा है और अपने ही लोगों को मारना चाहता है क्योंकि उन्हें उनका साथी मिल गया है, तो उसे अपने लोगों का सामना करना पड़े, निकी गुस्से से बोली। मैंने यहां आते समय सुना कि उसने क्या किया। उसने इस सुरंग को रासायनिक रूप से जलाकर शहर के सभी लोगों को मार डाला, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसके अपने लोग यहां नीचे हैं। और ये बात कि उसे पता था कि इसमें शामिल औरतें गर्भवती हैं, उसे और भी बुरा बनाती है। अगर सबको सच पता चल जाए तो कौन उसका साथ देगा? उसने आगे कहा। मेरिक ने अपने साथी की बहन की तरफ देखा। वह गंदी चालें चलता है। वह तुम पर जहर का इस्तेमाल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मर जाओगे क्योंकि वह किसी भी चिकित्सक को तुम्हारे पास नहीं आने देगा। खासकर ऐसे चिकित्सक को जो खून से जहर निकालना जानता हो। रास्क अचानक बोला, मैं चाहता तो हूं कि तुम मेरे साथ शहर में रहो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तब तक ठीक रहेगा जब तक तोश के और आदमी अपनी वफादारी नहीं बदल लेते। तुमने आज उन्हें देखा जब झूठ का पता चला, हजारों और लोग तोश के साथ मजबूती से खड़े हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समय यहीं रुकना चाहिए जब तक हम यह पता न लगा लें कि उसके सभी आदमियों से लड़े बिना उससे कैसे लड़ा जाए। अध्याय 63, शहर के चौक में टकराव। मेरिक, कमांडर वोरिक और रास्क को आंखों पर पट्टी बांधकर सुरंग के प्रवेश द्वार तक ले जाया गया, जिसके बाद वे अपने घरों की ओर चल पड़े। वोरिक ने ग्रह की सतह पर मुख्य गुंबद में अपना घर इस उम्मीद में बनाया था कि एक दिन वह अपनी साथी के साथ वहां रह सकेगा। बाकी सभी सुरंग के प्रवेश द्वार के आसपास रहते थे ताकि उसकी निगरानी कर सकें। मुझे लगता है हमें बाहर जाना चाहिए। हम सबको एक ड्रिंक चाहिए, मेरिक ने शांत भाव से कहा। वह इस बात से परेशान था कि उसे अपनी साथी को फिर से छोड़ना पड़ रहा था। उसके ख्यालों में डूबा हुआ वह उसके मूड को खराब कर रहा था। वह जानता था कि जब वह चाहता है तब वह उसके साथ नहीं रह सकता। यह बहुत खतरनाक था। रास्क और कमांडर वोरिक ने सहमति में सिर हिलाया और मेरिक के पीछे पीछे उस छोटे से बार में चले गए जिसके बारे में सीरन ने उन्हें बताया था। बार में प्रवेश करते ही कोने में बैठा एक व्यक्ति कमांडर वोरिक की ओर मुंह करके खड़ा हो गया और सम्मान का इशारा करते हुए फिर बैठ गया। वह ओरिक था, जो उस छोटे से बार का नियमित ग्राहक था। वह यह जताना चाहता था कि वह उनका पक्का समर्थक है। कमांडर वोरिक ने सहमति में सिर हिलाया और एक मेज पर बैठ गए। एक वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए टेबल पर आया और फिर जल्दी से ऑर्डर लेने चला गया। उसे उनके लिए ड्रिंक्स लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। पेय मिलने के बाद वे चुपचाप बैठ गए, क्योंकि वे अन्य ग्राहकों के सामने बोलना नहीं चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि बार में कोई जासूस तो नहीं है जो परिषद के नेता तोश को उनके आने की सूचना दे दे। वोरिक, जहां से वे अभी अभी आए थे, उस जगह के बारे में सोचते हुए अपनी साथी को देखकर खुश था। उसे आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था। मन ही मन वह जानता था कि जब तक वह परिषद के नेता तोश का पीछा नहीं करेगा, तब तक एलिस और उनके अजन्मे जुड़वां बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। वह जानता था कि तोश गलत तरीके से लड़ता है। अगर वह हार गया तो वह एलिस और उनके बच्चों को अपनी मृत्यु के बाद के परिणामों का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मेरिक चुपचाप बैठी रही, तभी रास्क अचानक मुस्कुराया। बहने, उसने फुसफुसाते हुए कहा और मेरिक की ओर मुस्कुराते हुए बोला। लगता है अब हम परिवार बन गए हैं। कमांडर वोरिक ने दोनों की ओर देखा। अगर हम अपने साथियों के साथ नहीं रह सकते तो इसका कोई मतलब नहीं, उनकी आवाज उदास थी। वह अपने साथी के बिना रहने से थक चुके थे। मेरिक और रास्क को यह बात अच्छी तरह पता थी।
हमारे दोनों साथी बहुत ही मिलनसार हैं और उनका व्यवहार बहुत तीखा है। एक से ज्यादा तरीकों से तीखे। एक तरीका है उनकी तलवारें, दूसरा है उनकी ज़बान, रास्क ने कहा। मुझे यह पसंद है, अपनी साथी के बारे में सोचते हुए और यह याद करते हुए कि उसने उस सुरंग में ज़ॉम्बीज़ को कितनी जल्दी और आसानी से हरा दिया था, जहां वह उससे मिली थी, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वोरिक ने रास्क को गौर से देखा। क्या तुमने अपने साथी को लड़ते देखा? उसने एक आंख उठाकर पूछा। वह इसके बारे में सुनने के लिए उत्सुक था। हमने उसे एक सुरंग में ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए पाया, रास्क ने गर्व से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। वह एक कुशल योद्धा है। कमांडर वोरिक ने रास्क की ओर देखकर मुस्कुराया। रास्क को अपना साथी मिल जाने से वोरिक बहुत प्रसन्न थे। रास्क उन दो लोगों में से एक था जिन्होंने ग्रह पर आक्रमण का परिणाम पूरी तरह से बदल दिया था। वोरिक आभारी थे। उन्हें परिषद के नेता तोश के उस आदेश का पालन करना अच्छा नहीं लगा था जिसमें ग्रह पर सभी को नष्ट करने को कहा गया था। उन्हें ऐसा करने के लिए बहुत सारे झूठ बोले गए थे, बल्कि बहुत सारे झूठ। बार का दरवाजा अचानक खुला, जिससे उनके साथियों के बारे में हो रही बातचीत रुक गई। एक सीमा रक्षक ने कमरे में नजर दौड़ाई और अंत में कमांडर वोरिक को देखा। परिषद के नेता तोश अभी अभी उतरे हैं, उसने हंफते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरिक ने तुरंत अपना कम्युनिकेशन लिंक निकाला और जेमी को फोन किया। सब कुछ सील कर दो। तोश शहर में है। वह सुरंगों को फिर से जलाने की कोशिश कर सकता है। जेमी की आवाज सुनाई दी। मिल गया, धन्यवाद। इसके बाद संचार लिंक बंद हो गया। सभी ग्राहकों ने अपनी ड्रिंक्स झटपट पी ली और बार से बाहर निकल गए, मानो बार बंद हो गया हो। कमांडर वोरिक, मेरिक और रास्क भी बाहर चले गए, क्योंकि वे उस छोटे से प्रतिष्ठान के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते थे। वे शहर के चौक की ओर दौड़े, जहां शटल उतरी थी। वातावरण में तनाव व्याप्त था। वोरिक समझ गया कि यह तनाव केवल उसी में नहीं, बल्कि गुंबद में मौजूद कई लोगों में भी था। जब वे शहर के खुले चौक पर पहुंचे, तो तोश, उसका खास आदमी जैक और उसके 4 अंगरक्षक चौक के बीचों बीच खड़े थे, मानो उनके आने का इंतजार कर रहे हों। वोरिक को उम्मीद नहीं थी कि तोश शहर में इतनी दूर तक आएगा। यह उसके स्वभाव के विपरीत था। वोरिक, मेरिक और रास्क ने सम्मान का यह भाव तब भी दिखाया जब उनके मन में अपने परिषद नेता के लिए कोई सम्मान नहीं था। शुभ संध्या, परिषद प्रमुख तोश, वोरिक ने सावधानी से कहा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह सतर्क था। मेरिक और रास्क के चेहरों के भावों से लग रहा था कि वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। तुम इस ग्रह पर क्यों हो? तुम्हें मुख्य जहाज पर होना चाहिए था ना? तोश ने वोरिक को घूरते हुए पूछा। उसके शब्दों में हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। हम अब वापस जा रहे थे, वोरिक ने कहा। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं? तोश ने पीछे मुड़कर चारों गार्डों की ओर देखा। इसे मार डालो, उसने आदेश दिया। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। चारों गार्ड उसके पीछे दौड़े, लेकिन दूर से आती हुई एक महिला की तेज आवाज ने उन्हें रोक दिया। अगर तुम किसी से लड़ना चाहते हो, तो मुझसे क्यों नहीं? वोरिक, मेरिक और रास्क का बचाव करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए उस महिला ने पूछा। तोश ने ऊपर देखा और आने वाली भीड़ पर नजर गड़ा दी। इंसानों का यहां कोई स्थान नहीं है, तुम सबको मर जाना चाहिए, तोश ने व्यंग्य किया। निकी की व्यंग्यात्मक आवाज में हंसी गूंजी। तुमने अपने गार्डों को बेड़े के कमांडर को मारने का आदेश दे दिया, बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि तुम एक नीच इंसान हो। मेरा साथी उसके साथ खड़ा है, मैं अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगा। मेरी बहन का साथी भी उसके साथ खड़ा है। तो या तो तुम बेड़े के कमांडर को मारने की कोशिश करोगे और हम तुम्हें कोशिश करने पर मार डालेंगे, या मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूं। देखो, मैं तुम्हारी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। तुम्हें डर है कि वोरिक तुम्हारे पद के लिए तुम्हें चुनौती देगा। वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह यह पद नहीं चाहता। हालांकि, मुझे लगता है कि तुम्हें हटाना होगा। निकी ने तोश और उसके आदमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ताना मारा। इसके बाद एलिगा बोली। उसे अपनी बहन का साथ देना था। तुमने इंसानों और उनके साथियों के पूरे शहर को तबाह करने की कोशिश की। उस शहर की सभी महिलाएं, जिनके साथी थे, उस समय गर्भवती थीं। वोरिक की साथी जुड़वां बच्चों से गर्भवती थी। जो कोई सिर्फ इसलिए पूरे शहर के सभी जोड़े, यानी इंसानों को मारना चाहता है, वह मूर्ख है। तुम्हारे अपने लोग वैवाहिक बंधन को पवित्र मानते हैं, फिर भी तुमने उस बंधन को तोड़ने की कोशिश की। तुम अब भी उनके नेता कैसे हो? एलिगा चिल्लाई। मुझे यह भी पता है कि तुमने अपने लोगों से झूठ बोला, यह कहते हुए कि ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर भी तुमने और तुम्हारे उस प्रेमी ने कुछ ज़ॉम्बी को अंदर आने दिया। तो क्या तुम इस गुंबद में रहने वाले अपने लोगों को भी मारना चाहते हो? हर शब्द के साथ तोश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके आदमी हैरानी से तोश को देख रहे थे, लेकिन जैक को जरा भी परवाह नहीं थी। यह साफ था कि जैक को यह सारी जानकारी शुरू से ही पता थी और वह भी तोश की तरह ही महसूस कर रहा था। निकी ने दोबारा बोलने का फैसला किया। उसने सुझाव दिया, क्यों न आप भी अपने लोगों को एक बार सच बता दें? जैसे जैसे बहनें परिषद नेता तोश को उकसाती गईं, भीड़ बढ़ती गई। गुंबद में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग यह देखने के लिए शहर के चौक पर आने लगे कि क्या हो रहा है। यही तो वे चाहते थे। वे सुरंग में छिपे शहर में रहने वाले लोगों को शहर के चौक तक पहुंचने का समय दे रहे थे।
यहां तक कि सुरंग में रहने वाले जोड़े भी अपनी गर्भवती साथियों के साथ बाहर आ गए। गुंबद में रहने वाले कई लोगों को पहली बार मनुष्यों और उनके साथियों के बीच के संबंध को देखने का मौका मिला, जो उनके बीच के वैवाहिक बंधन के कारण संभव हुआ था। कई महिलाओं के पेट बच्चे को गर्भ में धारण करने के कारण फूले हुए थे, उनके साथी उन्हें सुरक्षात्मक रूप से पकड़े हुए थे। सभी की निगाहें उन जोड़ों पर टिकी थीं। कई लोगों के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन्हें नहीं पता था कि इंसानों के साथ यौन संबंध का बंधन सच में होता है। परिषद के नेता तोश ने उन्हें बताया था कि यह बेड़ा कमांडर वोरिक का झूठ था। उन्हें ज़ॉम्बीज़ के अस्तित्व पर भी यकीन नहीं था। जब समूह रास्क और उसकी नई साथी के साथ लौटा, तब यह बात फैल गई कि उन्होंने ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई की थी। निकी, मेरिक के पास रास्क और एलेगा के बगल में सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी। शेडिक, जेंट, वैन, सीरन और अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। वे कमांडर वोरिक की रक्षा के लिए तैयार होकर सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़े थे। निकी ने फिर से बोलना शुरू किया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं क्योंकि उसकी बहन ने लड़ाई के लिए तैयार होकर अपना हथियार निकाल लिया था। निकी के पास भी अपना हथियार था। अपने लोगों से सच बोलो, तोश, उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा। जब से तुम इस ग्रह पर आए हो, तुमने अपने लोगों से सिर्फ झूठ ही बोला है। परिषद के नेता तोश ने निकी पर टकटकी लगाए हुए अपने आदमियों को एक और आदेश दिया। उसे मार डालो। अध्याय 64, चुनौती। जब परिषद के नेता तोश ने निकी को मारने का आदेश दिया, तो चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं हुई। उनके साथ मौजूद चारों गार्ड टस से मस नहीं हुए। वे नेता को चुनौती भरी निगाहों से देखते रहे और उनके आदेश का पालन करने के लिए हिले तक नहीं। तोश के आदेश देते ही दोनों बहनें लड़ने की मुद्रा में खड़ी हो गईं, हथियार पूरी लंबाई तक फैलाकर अपनी रक्षा के लिए तैयार। दोनों में से कोई भी लड़की चिंतित नहीं दिख रही थी। उनके हथियार, धारदार छोटी लाठियां जो सिकुड़कर केवल 1.5 फुट लंबी हो जाती थीं और खुलने पर 3 फुट तक लंबी हो जाती थीं, देखने वालों के लिए अप्रत्याशित थीं। हथियारों के खुलने और लॉक होने पर जो तेज आवाज आई, उसने सबका ध्यान खींच लिया। हथियारों के खुलने की वह भयावह ध्वनि शहर के चौक में गूंज उठी। अपने लोगों को सच बताओ, तोश, निकी ने परिषद के नेता पर आंखें सिकोड़ते हुए ताना मारा। परिषद के नेता तोश ने मांग को अनसुना करते हुए फिर से चिल्लाकर कहा, उसे मार डालो, वरना मैं तुम सबको कोड़े लगवाकर पदावनत करवा दूंगा। यह एक चेतावनी थी। तोश उनके रुतबे के साथ खेल रहा था। उनका पद जितना ऊंचा होता, उनके लिए हालात उतने ही बेहतर होते। उसे उम्मीद थी कि वे पदावंती और कोड़े से डरेंगे, एक लंबा कोड़ा जिसके एक सिरे पर छोटी छोटी धारियां लगी होती थीं, जो त्वचा को काट देती थीं। वे लोग भय से घबरा गए और इंसानी लड़कियों और अपने नेता के बीच देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे तय कर रहे हैं कि क्या करना है। एलेहा ने भीड़ पर नजर डाली, फिर काउंसिल लीडर तोश पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आप चुने गए हैं? शायद आपकी जनता को एक नया नेता चुनने की जरूरत है, उसने गुस्से से कहा। उसके बगल में खड़ी मेरिक ने तोश की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हम अपने नेताओं का चुनाव नहीं करते। वे युद्ध में अपनी पदवी जीतते हैं। एक नेता दूसरे को चुनौती देता है और विजेता नेतृत्व करता है। पदवी हासिल करने का एकमात्र तरीका युद्ध ही है। एलिघा, अभी भी तोश और उसके समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बोली, कोई और रास्ता नहीं है। वह जानती थी कि कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करनी थी। कोई नहीं, मेरिक ने जवाब दिया। एलिघा कुछ कदम आगे बढ़ी। मैं निकी ने उसे बीच में ही रोकते हुए गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं जनता के नेतृत्व पद के लिए तुम्हें चुनौती देती हूं। निकी जानती थी कि एलिघा क्या करने वाली है, इसलिए उसने अपनी बहन से यह विकल्प छीन लिया। एलिघा की जगह जनता के नेतृत्व के लिए चुनौती की घोषणा करने के बाद तोश ने खुलकर हंस दिया। तुम इंसान हो, तुम मुझे चुनौती नहीं दे सकते, वह हंसा। और तुम एक महिला हो। निकी और करीब आ गई, आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार। उसे तोश पर भरोसा नहीं था। उसके बारे में हर बात यही कहती थी कि वह धूर्त है, कि वह गंदी चालें चलेगा। तो तुम चुनौती स्वीकार करने से डर रहे हो? निकी ने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। वह उसके या उसके किसी आदमी के हमले के प्रति सतर्क रही। रास्क घबराने ही वाला था। वह जानता था कि तोश गलत था। कोई भी उसे चुनौती दे सकता था और वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि निकी अच्छी तरह लड़ सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि परिषद का नेता तोश गंदी चालें चलता है। रास्क उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन शेडिक और जेंट ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। रस्क की हरकतों को देखकर तोश हंस पड़ा। उसने पूछा, यह इंसान तुम्हारी साथी है? जब मैं उसे मार डालूंगा तो तुम्हें भी मार डालूंगा, क्योंकि तुमने उसे मुझे चुनौती देने की हिम्मत दी। इस बार निकी हंस पड़ी। उसकी हंसी सूखी और भावहीन थी। लगता है तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। क्या कोई और कुछ कह सकता है? उसने तोश से नजरें हटाए बिना पूछा। तुमने अभी कहा कि तुम मुझे मारोगी, फिर मेरे साथी को। मुझे यकीन है कि तुम गंदी चालें चलती हो। कायरों की तरह तुम अपनी तलवार पर जहर लगाती हो, है ना? रास्क सदमे में था। निकी को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। उसने तोश को भांप लिया था और तुरंत समझ गई थी कि वह कैसा है। वह समझदार थी, इससे उसे गर्व महसूस हुआ। तोश से लड़ने के बारे में सोचकर उसका दिल बैठ गया।
तोश एक मंजा हुआ योद्धा था जो जीतने के लिए गंदे तरीके अपनाता था। बहनें लड़ने में माहिर हो सकती हैं, लेकिन वे जवान थीं और उन्हें हत्या करने का कम अनुभव था। जैसा कि सुरंगों में बताया गया था, प्रतियोगिता में लड़ना जान से मारने के लिए लड़ना नहीं होता। वे अलग थी। तोश ने भीड़ से चिल्लाकर पूछा, क्या आप में से कोई उसे हमारे लोगों के नेतृत्व के लिए मुझे चुनौती देने के अधिकार से वंचित करता है? निकी को यह नहीं पता था कि भीड़ को भी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर वे चुनौती नहीं चाहते थे या उन्हें चुनौती में कोई खामी नजर आती थी, तो किसी को चुनौती के खिलाफ बोलना ही पड़ता। तोश ने भीड़ में चारों ओर देखा। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तोश ने अपने दाहिने हाथ के आदमी जैक से हथियार लाने के लिए कहा। मुड़ने से पहले उसने जैक को आंख मारी। यह एक अनकहा अनुरोध था। निकी ने उन दोनों के बीच की बातचीत देखकर महसूस किया कि वह आदमी कोई जहर बुझी तलवार लेने गया था। निकी ने रास्क से फुसफुसाकर कहा, जैक पर नजर रखना, जब मैं तोश से लड़ रही हूं तो वह किसी पर या मुझ पर हमला कर सकता है। उसकी फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि रास्क को मुश्किल से सुनाई दी। फिर भी उसने सुन लिया। उसने चुपके से भीड़ में यह बात फैला दी, एक चेतावनी कि यह कोई साधारण चुनौती वाली लड़ाई नहीं होने वाली है। जैक एक छोटी तलवार लेकर लौटा। उसकी एक तरफ तांतेदार धार थी। उस पर एक अजीब सा हरा धब्बा लगा हुआ था। इसे देखकर रास्क की आंखें चौड़ी हो गईं। अपनी साथी की सुरक्षा को लेकर उसके मन में भय का संचार हुआ। वह हरा धब्बा जहर है, सावधान रहो, रास्क ने उसे चेतावनी दी। निकी ने परिषद के नेता को घूर कर देखा। केवल कायर ही अपनी तलवार को जहर में डुबोता है। क्या तुम मुझसे डरते हो, तोश? उसने ताना मारा। तोश ने दोनों हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम एक बच्ची हो जो सोचती हो कि मुझसे लड़ाई जीत सकती हो। लेकिन तुमने तो अपनी तलवार जहर में डुबोई है। उसने पलटवार करते हुए कहा और उसके पहले वार करने का इंतजार करने लगी। उसका हथियार बहुत भारी था और उसे काबू में रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। हर बार आगे पीछे वार करते समय वजन के कारण उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता। उसे वार करने के लिए यही समय चाहिए था। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। दो आदमी रास्क को रोके हुए थे, दो और एलिघा और मेरिक के पीछे थे ताकि एलिघा के दखल देने की स्थिति में वे उसे संभाल सकें, और मेरिक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पहला बार होते ही कोई दखल नहीं दे सकता था। अभी भी समय था। निकी तोश के पहले वार का इंतजार कर रही थी। तोश भी इंतजार कर रहा था, यह सोचकर कि इससे वह बेखबर हो जाएगी। उनके आसपास के लोग तोश के आदमियों और उसके खास आदमी जैक पर नजर रखे हुए थे। हमेशा यह संभावना बनी हुई थी कि जब वह तोश से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही होगी, तब वे दखल देकर हमला कर देंगे। इंतजार करते करते थककर तोश ने अपनी तलवार को एक बड़े चाप में घुमाया। निकी ने बड़ी फुर्ती से अपनी धारदार छड़ी को इतनी तेजी से आगे पीछे घुमाया कि ब्लेड कहा जा रहा है, यह दिखना मुश्किल था। छड़ी के एक ही वार से उसने तलवार को रोक दिया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। तोश की पकड़ मजबूत थी। निकी ने अपने शरीर को घुमाया, मानो नृत्य कर रही हो, उसके डंडे के ब्लेड अपनी गति बनाए रखे। हर एक सिरा तोश के शरीर से टकराया। उसके सीने और कंधे पर लगे पतले घावों से खून रिसने लगा। उसने कवच नहीं पहना था, क्योंकि उसे लगा कि उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपनी तलवार फिर से चलाई, लेकिन निकी की धारदार छोटी लाठी ने उसे रोक दिया। निकी की आंट के आकार की गति आगे पीछे इतनी तेज थी कि दिशा बदलने का पता ही नहीं चल पा रहा था। तोश की तलवार एक बार फिर पीछे की ओर चली गई, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। दांत पीसते हुए तोश ने बेतहाशा वार किया। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसने उस लड़की के कौशल को कम आंका था। उसका वार आसानी से रोक दिया गया। हर बार जब उसके वार को रोका गया, तोश की छाती और बाहों पर गहरे घाव हो गए। उसका खून नीचे सीमेंट पर टपक रहा था। हताशा में आकर तोश ने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया और फिर एक बड़े चाप में घुमाते हुए वार किया। निकी ने बड़ी आसानी से उसे रोक लिया और फुर्ती से अपना शरीर घुमाते हुए तलवार को तेजी से चलाया। जब वार रुका, तो आसपास मौजूद सभी लोग चौंक गए। निकी को तोश के वार रोकने और उसकी कलाई काटने में केवल कुछ ही सेकंड लगे थे। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उछलते ही तलवार की एक झंझनाहट सुनाई दी और फिर वह सीमेंट पर कांपने लगी। तोश ने दांत पीसते हुए अपने बचे हुए एकमात्र हाथ से अपनी तलवार उठाई। जनता के नेतृत्व पद के लिए चुनौती देने की लड़ाई जानलेवा थी और ऐसा लग रहा था कि वह जीत रही है। निकी खड़ी हो गई और तोश को देखती रही जब उसने अपनी तलवार उठाई। तोश ने अपनी तलवार चलाई, लेकिन निकी ने उसे रोक दिया। जैसे ही उसने अपनी धारदार छड़ी को तेजी से घुमाया, तलवार वापस लौट गई। जब वह रुकी, तोश का शरीर थमसा गया, फिर धीरे धीरे सीमेंट पर गिर पड़ा। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। निकी ने भीड़ पर नजर डाली। सबके चेहरों पर खौफ और सदमे के भाव थे। तोश का दाहिना हाथ जैक का चेहरा पीला पड़ गया। निकी ने धीरे से अपने जूते से एक खंजर निकाला और इतनी तेजी से फेंका कि जैक को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। खंजर उसकी गर्दन पर लगा, एकदम सटीक जगह पर लगा और उसकी जुगुलर नस कट गई। उसका खून तेजी से बहने लगा और उसकी जान निकल गई। जैक के पास अकड़कर चलने के बाद निकी उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी मृत्यु का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, निकी ने उसके गले से खंजर खींच लिया और जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, निकी ने खंजर का ब्लेड उसके कपड़ों पर साफ कर दिया।
भीड़ में नजर घुमाते हुए उसने वोरिक को ढूंढ लिया और उसके पास चली गई। कोई हिला तक नहीं, अब वह उनकी नेता थी। अगर वह वोरिक को मारने का फैसला करती तो वे उसे रोक नहीं सकते थे। बेड़े के कमांडर की ओर बढ़ते समय उसका इरादा क्या था, यह कोई नहीं जानता था। वोरिक के सामने रुककर निकी ने सम्मान का भाव व्यक्त किया। अगर आपको अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए किसी को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, उसने शांत स्वर में पूछा। बेड़े के कमांडर वोरिक ने उसे हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका सवाल वफादारी की परीक्षा है या कुछ और। वह तोश के तौर तरीकों और वफादारी की परीक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। निकी ने वोरिक की अनिच्छुकता देखकर अपनी आंखें घुमाईं। जनता के योग्य नेता खोजो। मैं नेतृत्व नहीं करना चाहती। मुझे नेतृत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने तोश से अपनी और मेरी दोनों की रक्षा की। मुझे लगता है कि तुम हम सबका नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हो, लेकिन मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। इसलिए या तो तुम स्वयं यह पद संभाल लो या जनता के योग्य किसी को खोजो। उसने वोरिक को जवाब देने का समय दिए बिना ही मुड़कर भीड़ से दूर चली गई। वोरिक से कुछ ही कदम दूर जाकर वह अचानक मुड़ी और मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सुरंग में नहीं छिपने वाली। अब किसी और को भी छिपने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक कि वे यही न चाहें, मुस्कुराते हुए वह मुड़ी और एक इमारत के पीछे ओझल हो गई। भीड़ खामोशी से उसे गायब होते हुए देखती रही। एलिगा ने रस्क की ओर देखा और खामोशी तोड़ी। क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे? रास्क ने घबराकर निगल लिया और उसके पीछे चल पड़ा। अध्याय 65 अकेला उत्तरजीवी। छोटा शटल मलबे में तब्दील हो चुके शहर के किनारे पर उतरा। कुछ ही फीट की दूरी पर एक सुरंग का प्रवेश द्वार था जो एक विशाल ओलियंडर झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। चूंकि कोई माली वनस्पति की देखभाल नहीं करता था, इसलिए प्रकृति स्वयं को पुनः प्राप्त कर रही थी। इसके सफेद फूल पूरे क्षेत्र को एक मधुर सुगंध से भर रहे थे। तेज धूप पड़ रही थी और हवा मलबे के बीच से बह रही थी, जिससे बड़े बड़े पत्थरों और आक्रमण में नष्ट हुए भवनों के अवशेषों के बीच से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। दोपहर की धूप में मलबा गर्म होकर और भी गर्म हो रहा था। शटल का चौड़ा दरवाजा खुला और लंबी रैंप नीचे जमीन पर उतर गई। खोज दल रैंप से नीचे उतरा और नीचे पहुंचकर मलबे में खतरे या जीवन की संभावना तलाशने लगा। कोई हलचल नहीं थी। कोई जीवन नजर नहीं आया। उनकी टीम को ज़ॉम्बीज़ को ढूंढकर उन्हें डोम में वापस लाने का काम सौंपा गया था ताकि उनके खून से विषाक्त पदार्थों को साफ किया जा सके। दूसरा लक्ष्य मेडिक कॉल द्वारा विकसित किए जा रहे ट्रैंक्विलाइजर का परीक्षण करना था। इसका उद्देश्य ज़ॉम्बीज़ को सुरक्षित रूप से डोम में लाना था ताकि कोई भी विषाक्त पदार्थों से संक्रमित न हो सके। अचानक हवा का एक झोंका आया और अपने साथ जहर की गंध लेकर आया। यह गंध ओलियंडर की झाड़ी के पास से आ रही थी और उसके सुगंधित फूलों के साथ मिल रही थी। टीम के एक सदस्य ने बेहोश करने वाली बंदूक निकाली और पहले दिखने वाले ज़ॉम्बी को गोली मारने के लिए तैयार हो गया। वॉकर बहनों, मेरिक और रास्क के साथियों ने यह सुनिश्चित किया था कि एक बंदूक उपलब्ध कराई जाए। डार्ट्स में तेज बेहोशी की दवा भरी हुई थी ताकि खोज दल रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बी को सुरक्षित रूप से बांध सके। वे चाहते थे कि चिकित्सक ज़ॉम्बी के खून से जहर निकालने का प्रयास करे ताकि वे फिर से सामान्य इंसान बन सके। खोज का जिम्मा संभाल रहे सीरन, मेरिक की सलाह पर एक ब्लास्टर और एक माचेटी से लैस होकर घनी ओलियंडर झाड़ियों की ओर बढ़े। उसके एक आदमी ने झाड़ी की मोटी शाखाओं को एक तरफ खींचकर छिपे हुए सुरंग के प्रवेश द्वार को उजागर कर दिया। सुरंग के आंशिक रूप से खुले द्वार से विषाक्त पदार्थों की दुर्गंध रिस रही थी। यह द्वार केवल कुछ सेंटीमीटर ही खुला था। विषाक्त पदार्थों की दुर्गंध को बाहर निकलने के लिए बस इतनी ही जगह काफी थी। सावधान रहो, सीरन ने अपने आदमियों को आदेश दिया। जो जहरीली गंध आ रही है वो ज़ॉम्बीज़ की है। उसने देखा था कि ज़ॉम्बीज़ कितने खतरनाक होते हैं। दुर्भाग्य से उसकी खोज टीम के सदस्यों को उनसे निपटने का कोई अनुभव नहीं था। अगर उन्हें अनुभव होता तो वे अपने साथ सिर्फ ब्लास्टर से ज्यादा कुछ लाए होते। सीरन के सभी आदमियों ने अपने अपने ब्लास्टर निकाल लिए, गोली चलाने के लिए तैयार थे, जबकि सीरन ने सुरंग का दरवाजा लात मारकर खोल दिया, जिससे वह सुरंग की सीमेंट की दीवार से जोर से टकराया। इसकी गूंज सुरंग के अंदर तक सुनाई दी। सीरन के नेतृत्व में वे अंदर दाखिल हुए और धीरे धीरे सुरंग के लंबे गलियारे में आगे बढ़े। वे धीरे धीरे चलते रहे, खतरे के संकेतों पर नजर रखते हुए, सुरंग के हर मोड़ और घुमाव में फैली जहरीली गंध का पीछा करते रहे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उन्हें कोई दरवाजा मिलता, वे उसे खोलते जाते। सुरंग में कई दरवाजे थे। हर दरवाजे को लात मारकर खोलना पड़ता था ताकि अंदर झांका जा सके। सभी दरवाजे खाली थे। अब बस कुछ ही दरवाजे बचे थे। अंदर कहीं न कहीं ज़ॉम्बी जरूर होंगे। बदबू बहुत तेज थी और जैसे जैसे वे सुरंग में गहराई तक जाते गए, बदबू और तेज होती गई। सुरंग के आखिरी मोड़ पर मुड़ते ही 3 ज़ॉम्बी एक दरवाजे के पास दुबके हुए थे। वे झुके हुए थे, बंद दरवाजे को घूर रहे थे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे, मानो दरवाजा उनके लिए खुलने का इंतजार कर रहे हों। सीरान के आदमियों में से एक ने बेहोश करने वाली बंदूक निकाली और सावधानी से निशाना साधा। वह पहले से ही भरी हुई थी। उसने बंदूक पहले ज़ॉम्बी पर तानी और गोली चला दी। बेहोश करने वाली गोली हवा में उड़ती हुई इंतजार कर रहे एक ज़ॉम्बी को जा लगी। जैसे ही वह ठोस मांस से टकराई, एक हल्की सी आवाज आई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसका उल्टा असर हुआ।
ज़ॉम्बी को बेहोश करने के बजाय इसने उसे और भी आक्रामक बना दिया। टार्ट के बेहोशी के असर से ज़ॉम्बी की आंखें फैल चुकी थीं, फिर वह मुड़ा और सीरन और उसकी टीम की ओर बढ़ा। उसकी चौड़ी आंखें ताज़ा शिकार के समूह पर टिकी थीं। बाकी दो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सीरन और उसकी टीम के पास अपने ब्लास्टर से गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वे ज्यादा करीब न जा सके। ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा था और बेहद आक्रामक था, सामान्य से कहीं ज्यादा आक्रामक। उसे कॉल को इस भयानक अंजाम के बारे में बताना जरूरी था, अगर वह बच गया तो। सीरन के पास ही एक बड़ा चाकू था। उसके साथ ही जब ज़ॉम्बी पर ब्लास्टर से गोलियां चला रहे थे, तब सीरन ने पास से ही अपनी पूरी ताकत से उन पर वार किए। संकरी सुरंग के कारण लड़ाई के दौरान इधर उधर घूमना मुश्किल हो रहा था। उसे गर्दन पर वार करने के लिए सही स्थिति में आने में दिक्कत हो रही थी। गले पर निशाना लगाओ, सीरन ने दूसरे ज़ॉम्बी की गर्दन काटते हुए कहा। और ध्यान रखना कि उनका खून तुम पर न लगे और तुम्हें काट न ले। वह जानता था कि उसकी टीम के सदस्यों को ज़ॉम्बी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे लड़ाई के दौरान उन्हें सलाह देनी पड़ी ताकि वे जहर से संक्रमित न हो जाए। वे सभी आखिरी ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा था। सुरंग में सीरन के आदमियों द्वारा चलाई जा रही तोपों की आवाज गूंज रही थी। वे जिस ज़ॉम्बी पर निशाना साध रहे थे उसे निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। सीरन कराह रहा था और उसने ज़ॉम्बी के तीनों सिरों को धड़ से अलग करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। अब वह अपनी टीम की मदद करने के लिए आखिरी ज़ॉम्बी की ओर बढ़ रहा था। आखिरी ज़ॉम्बी के गिरते ही टीम ने उस दरवाजे की ओर देखा जहां तीनों ज़ॉम्बी दुबके हुए थे। सुरंग प्रणाली में यही एकमात्र दरवाजा बचा था जिसकी उन्हें अभी भी जांच करनी थी। सीरन दरवाजे के पास गई और हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। सीरन ने अपनी टीम की ओर देखा। तैयार रहो, मुझे नहीं पता उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। टीम ने सहमति में सिर हिलाया, फिर सीरन ने अपने ब्लास्टर से ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया और ढीला लटका रह गया। वह सावधानी से अंदर दाखिल हुआ और कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। उसकी टीम उसके पीछे पीछे आई। कमरे में बस एक छोटी सी चारपाई थी जिस पर एक बेहद कमजोर सी आकृति लेटी हुई थी। वह एक युवती थी जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के आसपास थी। उसकी बीमार जैसी शक्ल देखकर वह उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सका। वे लड़की के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे, उसके एक आदमी ने कहा। सीरन ने उस युवती को निहारते हुए मन ही मन सहमति व्यक्त की। वह दुबली पतली और दुर्बल थी, कंकाल जैसी लग रही थी। उसकी छोटी सी काया पर त्वचा कसकर खिंची हुई थी। यह आखिरी कमरा है, महोदय। अब हम क्या करें? उसके एक आदमी ने पूछा। सीरन ने लड़की में जीवन के लक्षण देखने के लिए उसकी जांच की। उसकी सांसें कमजोर और नब्ज धीमी पाकर उसने उसे सावधानी से उठाया। जब उसने पाया कि वह इतनी हल्की है कि उसे उसका वजन लगभग महसूस ही नहीं हो रहा है, तो वह चौंक गया। उसने कहा, वह यहीं फंसी हुई होगी। बाहर ज़ॉम्बी होने के कारण वह सामान लेने के लिए बाहर नहीं जा पा रही होगी। यही एकमात्र कारण हो सकता है। सुरंग प्रणाली से बाहर निकलकर अपने शटल की ओर बढ़ते हुए उसकी टीम ने सहमति में सिर हिलाया। जब सीरन शटल में दाखिल हुआ तो उसकी बाहों में मौजूद लड़की दर्द से कराह उठी। उसने उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। जब उसने उसे निहारा तो उसकी भूरी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। वह उन्हें खुला नहीं रख पा रही थी। उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। सीरन को एहसास हुआ कि उसे अपनी साथी मिल गई है और उसे तुरंत एक चिकित्सक की जरूरत है। उसे यकीन नहीं था कि चिकित्सक के बिना वह कितनी देर तक जीवित रह पाएगी। सीरन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। उसके गले में दुख का एक गोला अटक गया। उसने अपनी साथी को ढूंढ लिया था और वह मर रही थी। उसने पायलट को आवाज दी। उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। उसे डॉक्टर की जरूरत है। वापस गुंबद में जाओ। अपने सह पायलट से कहो कि वह मेडिक कॉल को बुलाए। वही एकमात्र व्यक्ति है जिस पर मैं उसका भरोसा कर सकता हूं, उसने कहा। जब पायलट शटल को गुंबद की ओर ले जा रहा था, तब सह पायलट ने प्रश्न भरी निगाहों से सीरन की ओर देखा। क्या वह तुम्हारी साथी है? उसने पूछा। लगता है तुम उस लड़की की बहुत रक्षा करते हो। सीरन ने पहले को पायलट और फिर पायलट की ओर देखा, उसके बाद अपने बाकी साथियों पर नजर डाली। वह मेरी साथी है। मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा, और जब मैंने देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया। मैं कह सकता हूं कि उसने भी इसे महसूस किया। मैंने उसे यह एहसास होते देखा। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में यह साफ दिख रहा था। पायलट ने सिर हिलाया, फिर शटल के कंट्रोल पैनल की ओर मुड़ा और शटल की गति बढ़ाकर उसे जल्दी से पहुंचने के लिए तैयार किया। पल भर में ही शटल हवा में उड़कर गुंबदनुमा शहर की ओर वापस जाने लगी। उन्हें गुंबद के खुलने का इंतजार करना पड़ा, जिससे सीरन तनाव में आ गया और अपनी कमजोर साथी को देखते हुए उसकी निगाहों में चिंता झलक रही थी। सीरन की बाहों में लड़की थोड़ी हिली डुली। वह समझ गया कि वह कमजोर है और दर्द में है। उसे उम्मीद थी कि उसने उसे समय पर ढूंढ लिया है, क्योंकि उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे डर था कि वह किसी भी क्षण मर सकती है।